सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मेरी जंग उसामा गाजी के साथ आज आप जान सकेंगे नई टीम से कप्तान की तवक्कुआत, पंजाब की पग चौधरी निसार के सर, असद उमर और फवाद चौधरी पर तनकीद, सुनामी के हाथों अपनों की बदनामी, इंसाफ तहरीक इंसाफ की तरजीह नहीं, पाक ईरान ताल्लुकात नए दोराहे पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और ये है मेरी जंग। खबर ये है कि तहरीक इंसाफ में अहल और तजर्बाकार कारकुनों की शदीद कमी हो गई है। क़हतुर रिजाल ऐसा पड़ा है कि नए पाकिस्तान की तामीर के लिए पुराने पाकिस्तान के मजदूरों की भर्ती की गई है। टीम नई है लेकिन खिलाड़ी पुराने हैं। नई टीम को सिर्फ 2 नए टारगेट्स दिए गए हैं, महंगाई कम करें, आवाम को रिलीफ दें। हकीकत यह है कि ये टारगेट्स वही पुराने मसाइल हैं जिन्हें कप्तान की पुरानी और ड्रीम टीम हासिल करने में नाकाम रही। सो अब पुराने खिलाड़ी आजमाने का फैसला किया गया है, लेकिन खुद तहरीक इंसाफ के परवेज खटक समझते हैं कि नई टीम भी डिलीवर नहीं कर सकेगी। लीडर है, जब उसने बेहतर समझा उसने तब्दीली की, उसने अपनी सोच से तब्दीली की, उनको आज ठीक लगा होगा। बाकी कौम ने फैसला करना है कि ठीक था या गलत था। ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा जो टीम बनी है कि वो क्या डिलीवर करती है। हम उनसे सवाल करेंगे। ये टीम जो नई बनी है ये डिलीवर कर पाएगी? मैं अभी कुछ नहीं, जो मुल्क के हालात हैं मुझे मुश्किल लगता है। आई होप कि वो बेहतर कर सकें, कि हमारे मुल्क की ज़रूरत है कि मुल्क तरक्की करे और खुशहाली आए। दो विफाकी काबीना में नई तकरीरियां सीधी तहरीक इंसाफ की नाकामी का ऐलान कर रही हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? फर्क तो इससे भी नहीं पड़ता कि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के 157 और सेनेट में 14 अरकान हैं, लेकिन कप्तान की नजर में कोई भी इस काबिल नहीं कि नए पाकिस्तान की वजारत का बोझ उठा सके। सवाल यह है कि इत्तेहादी भी इस काबिल नहीं या फिर इमरान खान साहब उन पर एतबार करने को तैयार नहीं। यह वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है कि वो जिससे चाहे काबीना का हिस्सा बना ले, लेकिन शोर इस बात पर मचा है कि जिस जरदारी और नवाज शरीफ को वो 22 साल से करप्ट कह रहे हैं, इसी के वज़रा को काबीना का हिस्सा क्यों बनाया गया? मौलाना फजलुर रहमान को ये वजीर कम और वादा मुआफ गवाह ज्यादा नजर आ रहे हैं। चंद दिन पहले विफाकी वजीर अली जैदी ने भी यही बात की थी कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा, शमशान बुखारी और नदीम अफजल चंद को इसलिए पार्टी में शामिल किया गया कि वो जरदारी की करप्शन बेनकाब करेंगे। दूसरी तरफ काबीना में अपने साबिका 6 वजीरों की शमूलियत को पीपल्स पार्टी अपनी फतह करार दे रही है, लेकिन मौला बख्श चांडियों का मशवरा यह है कि वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा तो फिर ही मसला हल होगा। जा चुके आएंगे और मजीद पीटीआई वाले जाएंगे और ये अलग कोने में बैठेंगे। अब इन्होंने वजीर खजाना जो उठाया है वो हमारा वजीर खजाना था, वो जो सारा दिन लोगों की पगड़ियां उछालते थे, कोई मौका नहीं जाया करने देते थे वजीर इत्तलात साहब। उनकी जगह भी कौन आया है? मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जो पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी। 6 वजीर पीपल्स पार्टी के वजीर रह चुके, वो आपने उठाए हैं। तो उस दिन टीवी पे चंद साहब मुझे कह रहे थे, जनाब हमने तो सारे मिनिस्टर आपके उठाए हैं, इंफॉर्मेशन भी आपका, वजीर खजाना भी आपका। मैंने कहा ऐसे मसला हल नहीं होगा, आप वजीर आज़म भी हमारा। लेकिन इस हुकूमत के होते हुए गुड गवर्नेंस का ख्वाब सच होता दिखाई नहीं देता। मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगा रहे हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए अपोजिशन को एक नुक्ते पर मुत्तफिक कर ले, लेकिन लगता यूं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इसकी जरा बराबर भी परवाह नहीं, और वो जहां जाते हैं करप्शन के किरदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाने की बात करते हैं। आज कोयटा में भी उनका आज़म यही था। जिस मुल्क में 10 सालों के अंदर जिन हुक्मरानों ने कर्जा इस मुल्क का 6,000 अरब से 30,000 अरब पे चढ़ाया हो, आपको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। ये जो लोगों ने इस मुल्क से किया है, जितनी भी देर लग जाए, हमने इनको सजाएं सिर्फ इसलिए देनी है, लोगों के लिए इबरतनाक हो कि आगे से कोई इस मुल्क में इलेक्शन करके ऊपर आए और डरे मुल्क लूटते हुए।
हम हर रोज नई चीजें ढूंढ रहे हैं, हमें हर रोज नई चीजें मिल रही हैं और इसलिए ये घबराए हुए हैं कि जल्दी से इमरान खान की हुकूमत गिराओ, नहीं तो ये सारों ने जेलों में चले जाना है। ये डरे हुए हैं सारे। वज़ीर आज़म के बयान वाज़ेह और दो टोक पैगाम यह है कि करप्शन करने वाले उनसे किसी रियायत की तवक्को ना रखें। क्या वाकई ऑपोजिशन हुकूमत से डरी हुई है? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर कमर ज़मान कायरा साहब। पहला सवाल तो यह है कि आज पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़जाना की तब्दीली को हुकूमत की नाकामी करार दे रही है। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी 7 माह बाद नवीद कमर की जगह शौकत तरीन, फिर शौकत तरीन की जगह हफीज शेख और फिर आखिरी चंद माह में सलीम मानवीवाला को वज़ीर ख़जाना बनाया। क्या वो जरूरी था और ये नाकामी है? एक तो गुजारिश ये है उसामा साहब कि अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी तो हम उसको अच्छा कहेंगे, और अगर ये नाकाम काम करेंगे, नालायकी का काम करेंगे तो हम उसको गलत काम कहेंगे। नेचुरली हफीज शेख साहब हमारे दौर में भी काम करते रहे और हमारे दौर में 4 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हुए, लेकिन इब्तदाई तौर पे जब हफीज शेख साहब आए थे तो उन्होंने 3 साल काम किया, उसके बाद फिर तब्दीलियां हुई यकीनन। लेकिन गुजारिश ये है कि हमें तो आप भी और खान साहब भी कहते हैं कि हम तो गलत गवर्नमेंट थे, हम तो नाकाम हुकूमत थे, हालांकि हमने पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड लेजिस्लेशन भी की है और रिकॉर्ड काम भी किए हैं। लेकिन चले वो एक और बहस है। इस वक्त सवाल यह है कि अगर गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, हफीज शेख साहब एक लायक आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, वो एक और जहान के आदमी है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन उनका खमीर बहरहाल पीपल्स पार्टी है, वो एक सरमायादारी निजाम के नुमाइंदे भी है। लेकिन जब हम प्रो पीपल गवर्नमेंट के अंदर वो काम कर रहे थे तो हमने उनसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी अप्रूव कराया, हमने उनसे मजदूरों की तनख्वाहों में उनके दौर में 25% फिर 50% तनख्वाहों में इजाफा कराया, जो एक रिकॉर्ड है जो कभी नहीं अनप्रेसिडेंटेड है। और शेख साहब उस पर रेजिस्ट करते थे, लेकिन जब हमने उनको कन्विंस किया और लीडरशिप ने उनको अपना विजन दिया तो वो हमारे साथ खड़े हुए। किसानों को जो सब्सिडियां दी गई वो उसमें उन्होंने सपोर्ट किया, वो हमारे साथ खड़े हुए। तो वो बातें जो लीडरशिप उनको देती थी विजन, जहां पे अवाम की फलाह का इशू था, बिल्कुल हफीज शेख साहब हमारे साथ चले। कई इश्यूज पे डिफरेंस भी होता है नेशनल फाइनेंस मिनिस्ट्री का, लेकिन एक अच्छा फैसला है। एक मुश्किल वक्त में है, उनके लिए अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए, हम भी दुआ करते हैं, क्योंकि मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है। इसी तरह हुकूमत ने अगर फर्ज करें पंजाब बैंक के इन्होंने सदर लगाए हैं तालिब रिजवी साहब, मतलब एक यंग पाकिस्तानी पढ़ा लिखा नौजवान है, दुनिया के बहुत सारी जगहों पे काम कर चुका है। ये अच्छी बात है। बंदे को लगाएंगे तो कौन है जो कहेगा कि अच्छा फैसला? यानी कारे साहब आप हफीज शेख साहब की तारीफ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर अगर उनको आप चांस दे रहे हैं कि वो अच्छा काम करें, आपकी दुआएं हैं, तो एजाज शाह साहब के साथ ऐसी दुआएं क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी अगर अपने दौर में परवेज इलाही साहब को डिप्टी वजीर आजम बना सकती है तो पीटीआई एजाज शाह को वजीर लगा दे तो नाजायज क्यों? हुकूमत के इस मौकिफ का क्या आप जवाब देंगे? क्योंकि अगर मोहतरमा के कत्ल में परवेज इलाही साहब का नाम आया था तो ही एजाज शाह साहब का नाम आया था, तो दोनों का नाम था तब तो। देखिए, एजाज शाह साहब, परवेज इलाही साहब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में परवेज इलाही साहब क्लियर हो गए, लेकिन एजाज शाह के साथ वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि ये एक एजेंसी के सरबराह के तौर पर लोगों के जमीर खरीदते रहे, लोगों की वफादारियां तब्दील कराते रहे, एक जमात को कमजोर करते रहे, स्टेट को इस्तेमाल करते रहे, और उसके बाद अब जब मौसूफ को वजीर बनाया गया है और मुल्क के अंदर लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, इस वक्त लोड शेडिंग से, बिजली के बिलों से, गैस से तंग पड़े, और मौसूफ फरमाते हैं अपने शहर में ममताना साहब ने खिताब करते हुए जब वजीर बन के गए कि अगर लोग अपोजिशन के कहने पर सड़कों पे आए तो उनकी छितरौल होगी। जरा गुफ्तगू सोचिए, जरा मिजाज देखिए, जरा आज भी दिमाग में खन्नास देखिए क्या है। फिर भी पीपल्स पार्टी को एतराज है कि ये गलत फैसला है। नहीं, पीपल्स पार्टी जो समझती है तो वो बातें कर रही है, और उन मौसूफ अभी एक पहले सवाल में आपने जो बात कही उसके जवाब में आपने कहा कि हफीज शेख साहब जो है अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करें, तो बिलावल फिर क्यों कह रहे हैं कि मुस्तरद शुदा हैं हफीज शेख साहब, जबकि 2010 के बाद वो वजीर खजाना अगर रहते हैं आपके दौर में, तो आप क्यों मुस्तरद शुदा हो गए? ये तो फिर सरासर पॉइंट स्कोरिंग है। नहीं, मुस्तरद शुदा बिलावल साहब का कहना ये भी है कि उनको खान साहब मुस्तरद शुदा कह रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई,
2011 में जब वो तकरीर कर रहे थे, 12 में तकरीर कर रहे थे, हफीज शेख साहब हमारे वजीर खजाना थे और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी बिठा दी इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी, फलां कर दिया। तो वो जो सारे इल्जाम थे फाइनेंस मिनिस्ट्री पे लग रहे थे, आज उसी शख्स को फाइनेंस मिनिस्टर ले लिया। इसी तरह हमसे सवाल करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में जी कर्जा जो था वो इतने हजार अरब से इतने हजार अरब बढ़ा दिया, इतना कर्जा लिया, किधर गया? तो पूछ लीजिए हफीज शेख साहब से, इन्होंने ही कर्जा लिया था, इन्होंने यूटिलाइज कराया था। आपके दूसरे हमारे वजीर खजाना जो थे वो शौकत तरीन साहब थे, वो भी आपके एडवाइजरी पार्टी में, बाकी उनसे पूछ लीजिए और जो कुछ हमसे पूछना हुआ वो भी पूछ लीजिए। तो ये खान साहब खुद जो दावे करते रहे उसके बारे में वो कह रहे हैं कि खुद तो उनको मुस्तरद करते रहे हैं। इस पर भी आते हैं, इस पर आते हैं उनके जिन लोगों आप नाम लिए क्यों शामिल हुए हैं, अली जैदी साहब इस पर क्या कहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन के साथ मिलकर इसलिए हुकूमत गिराना चाहती है कि इन्हें पता है कि हुकूमत को ना हटाया तो सब जेल में होंगे। आज उन्होंने इस बात का फिर जिक्र किया है तकरीर में। खान साहब को क्या खदशा पैदा हो गया जी? हम तो बार बार कह रहे थे हम कुछ नहीं कर रहे, और खान साहब बड़े बुक्के दिखा दिखा के कहते थे कि ये इस काबिल ही नहीं है, हमें दावतें देते थे खुद। इसीलिए हम कहते थे ये कैसा वजीर आजम है जो अपनी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को इंसाइट करता कि आओ भाई आके धरना दो, आओ आके मैं तुम्हें कंटेनर भी दूंगा, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा, मैं तुम्हें ये भी करूंगा। आप तो खुद कहते थे कि अपोजिशन इस काबिल ही नहीं है कि वो आपकी हुकूमत को कुछ कर सके। अब आपको क्या खदशा पैदा हो गया कि आपकी हुकूमत गिराना चाहते हैं? किसने कहा आपकी हुकूमत हम गिराना चाहते हैं? आप खुद गिरना चाहते हैं, खुद कुएं में गिरना चाहते हैं। अल्लाह करे खुद भी गिरने से अल्लाह करे बची जाए, हम इसके लिए बददुआ नहीं करते, लेकिन मुल्क और मुल्क की इकॉनमी को वो जो आपने अभी कुछ देर पहले बात की थी कि हफीज शेख साहब से पूछ लें कि क्या होता रहा, तो अली जैदी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं आसिफ ज़रदारी की करप्शन के राज खोलने की शर्त पर हुकूमत में शामिल हुए हैं। यानी हफीज शेख साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा, नदीम अफजल चंद और दीगर लोग, वो अगर बताएंगे कि किस किस तरह जरदारी साहब ने करप्शन की तो रहेंगे, वरना नहीं। ये तो बड़ी खतरनाक बात है आपके लिए। कि गुजारिश यह है कि उनके राज बताने की तो जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को तो सारा पता था और अली जैदी साहब को भी सारा पता है और असद उमर साहब को भी सारा पता है, शहजाद अकबर साहब को तो हर चीज का इल्म है और नैब को तो बहुत सारी चीजों का इल्म हो गया है क्योंकि उन्होंने रेफरेंस फाइल कर दिया है। तो अब उन्होंने मजीद क्या पूछना है जी किसी से? अगर ये सारे ही पढ़े लिखे लोग हैं, आलम फाजल हैं, इल्म वाले हैं और इनको इंफॉर्मेशन है, तो इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों से क्या बात करनी है? पीपल्स पार्टी के जो लोग गए हैं वो तो इक़्तिदार के घोड़े पे बैठने गए हैं, इक़्तिदार से दूर नहीं रह सकते। अब सवाल यह है कि वो फिरदौस आशिक से या बाकी दोस्तों से जो गुफ्तगू कराना चाहते हैं वो करा दे, लेकिन क्या इसलिए बंदे शामिल किए जाएंगे कि वो पीपल्स पार्टी पे एतराज करें और अभी तो किरदार है, अभी तो बड़ा धीमा लहजा है उनका। फवाद चौधरी साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत कायरा साहब। समझ ही नहीं आ रही आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। ये तासुरात हैं उन पीटीआई सपोर्टर के जो बगैर किसी लालच, दबाव, हिदायत और मुआवजे के सोशल मीडिया पर तहरीके इंसाफ का दिफा करते रहे, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे, लेकिन अब इन्हें भी नए पाकिस्तान की समत समझ नहीं आ रही। सच तो यह है वो सुनामी जिसने अशरों से इक़्तिदार को अपना अज़ली हक समझकर हुक्मरानी करने वालों को इक़्तिदार के ऐवान से जिंदान तक पहुंचा दिया, वही सुनामी अब अपनों की बदनामी का सबब बनने लगा है। काबीना में तब्दीली की खबरों पर जिस तरह झूठ बोला गया या इसे जिस तरह छुपाया गया, पीटीआई सपोर्टर्स इस पर सीख पा हैं। असद उमर ने अपने इस्तीफे की जिस शायराना अंदाज में तरदीद की, वही उनके गले पड़ गया है। खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें सी क्या खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजार। और उसके बाद फिर क्या हुआ? और फिर दुनिया ने देखा कि बहुत बेआबरू होकर असद उमर तब्दीली के कूचे से निकले। असद उमर के इस्तीफे की इतला पर पीटीआई सपोर्टर डॉक्टर फरहान विर्क ने जिस दुख और गम और गुस्से का इजहार किया है, वो भी देखने से ताल्लुक रखता है। फरहान विर्क साहब सोशल मीडिया पर आते हैं और कहते हैं हमारे साथ धोखा किया, हमें झूठ बोलने पर क्यों मजबूर किया। असद उमर के दिफा में जहांगीर तरीन आगे आए तो इन्हें भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। ये फरहान विर्क साहब की ट्वीट्स हैं, ये बड़े पॉपुलर, बड़े ज़ोरदार तरीके से तहरीके इंसाफ को मुसलसल डिफेंड करते रहे और अब ये भी कह रहे हैं कि जनाब सच बोलना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन ख़ास बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब ने सख्त तनकीद की है कि फरहान विर्क जो कह रहे हैं गलत है और असद उमर हमारा असासा है।
तो उन्होंने भी असद उमर की तारीफ की है। अब कुछ सवाल इस हवाले से जन्म लेते हैं जिसके बारे में हम शौकत बसरा साहब से बात करेंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। ये जो बात हो रही है कि असद उमर साहब पर तनकीद हो रही है, कहा जा रहा है कि जनाब वो बहुत बुरा उन्होंने परफॉर्म किया, राज ऐसे तक सामने आ जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने तो उनकी तारीफ कर डाली उनके इस्तीफे के बाद, तो फिर क्यों निकाला? उसामा भाई, पहली बात आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर ने हलफ लिया था, उन्होंने कहा था कि मैं 3 महीने बाद मैं मिनिस्टर्स को वॉच कर रहा हूँ, अपनी टीम को देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जो अप टू मार्क परफॉर्मेंस नहीं देगा वो उसको मैं रीशफल भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ। उसके ऊपर देखिए असद उमर साहब ने बहुत काम किया है उन हालात में जब एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान मिलता है, 30,000 अरब का कर्जा विरासत में मिलता है, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। उन हालात में आप देखिए कि जब कर्ज लेने के लिए हम तो कर्ज ले रहे हैं, डेली 600 करोड़ रुपया सूद की मद में दिया जा रहा है, इसके बावजूद जब उन्होंने मेहनत की, सारा कुछ किया, लेकिन मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की तवक्कुआत उससे भी ज़्यादा थी असद उमर से। उन्होंने क्या किया कि क्या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर हम अब्दुल हफीज़ शेख साहब को ले आए या बाकी मिनिस्टर्स को हमने रीशफल किया, या क्यानी साहब के ऊपर ये था कि आप मेडिसिन की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सके हैं, तो इसमें क्या बुरा किया है? इसमें हाँ ये बात ज़रूर है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, मैं समझता हूँ उनको इमरान खान ने बड़ा हौसला दिया है, वो खुद अपनी पार्टी पे तनकीद भी करते हैं, और तनकीद तो अच्छी बात है। असद उमर साहब को मेरा अपना वर्जन ये है कि उनको मौका मिलना चाहिए था, उनको टाइम देना चाहिए था, लेकिन मैं आपको खबर दे दूं असद उमर बहुत जल्द दोबारा कैबिनेट का हिस्सा होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वक्त लगेगा, चीजें इंशाल्लाह इकोनॉमी के हवाले से बेहतर। ये तो बसरा साहब ब्रेकिंग न्यूज है कि सारा काबीना का हिस्सा बनने लगे हैं। उन्होंने तो इस बारे में इनकार किया था कि मैं नहीं लूंगा पेट्रोलियम की वजारत, शायद अब किसी और वजारत मान जाए, आप ये खबर दे रहे हैं तो बड़ी बात है कि जनाब शौकत बसरा साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा आप सबने सुना, कह रहे हैं कि असद उमर जल्द दोबारा काबीना का हिस्सा होंगे। फवाद चौधरी साहब को क्यों निकाला गया? अगर वो उनका एक हमारे पास एक क्लिप है कि जिस पर बहुत सी बातें हो रही हैं कि शायद इस वजह से उनको निकाल दिया गया, अभी हम आपको नहीं दिखा रहे। बहरहाल बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कहीं उनको न्यूटन कहा जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है कि वो जो उन्होंने हेलीकॉप्टर के बारे में कहा था कि सिर्फ 15 रुपये खर्च आता है गालिबन, तो उस वजह से उनको निकाल दिया। लेकिन बसरा साहब, ये फवाद चौधरी साहब का तो ज़रा बता दें कि लोग तो कहने लगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी की बड़ी अहमियत है, लेकिन ये तो फवाद चौधरी साहब को कोई सजा के तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर बना दिया है। नहीं, सजा वाली बात तो समा भाई नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि एक उनका इशू बना हुआ था जो मेरी समझ में आता है कि वो जब पीटी के अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, आपको पता है कि पीटी वाला मामला काफ़ी सीरियस हो गया था, वहाँ पर हड़तालें हुई, वहाँ पर यूनियन सड़कों पर आ गई, अरशद साहब के साथ उनके मामला बेहतर नहीं चल रहे थे। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने इशू को रिजॉल्व किया है। ये हो जाता है जहाँ कहीं पे जो है कम्युनिकेशन गैप होता है, चीज़ें प्रॉपरली आपस में मैनेज नहीं हो रही होती हैं, टीम वर्क अच्छा नहीं हो रहा था, तो हमें तो अपने देखना है कि हम किस तरह चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर उनको दूसरी जिम्मेदारी दी गई है, वो भी उतना ही बड़ा फील्ड है और उनकी सलाहियतों से तो इतराफ़ नहीं है फवाद चौधरी साहब की, लेकिन मैं जो मेन इशू समझता हूँ उनकी मिनिस्ट्री के चेंज होने का, वो यही है कि जो मामला पीटीवी के अंदर चल रहे थे उन हवाले से चेंज किया गया। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि वो जैसे आइंस्टाइन वाली तस्वीरें भी जो बनाई गई हैं फवाद चौधरी साहब की, वो भी चला रहे हैं, तो ये भी एक प्रोडक्शन टीम की तरफ से खैर शरारत है। बसरा साहब, अगर आपको बुरा लगा हो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ, लेकिन जिन वजीरों के कलमदान बसरा साहब तब्दील किए गए वो तो बनी गला इजलास तक में नहीं आए। क्यों? इसका मतलब है वाज़ेह वो नाराज हैं, तो डिसिप्लिन नहीं है फिर कप्तान के खिलाड़ियों में, जिसको वो बेंच पर बिठा रहे हैं, टीम में नहीं शामिल कर रहे, वो फिर आता ही नहीं है प्रैक्टिस के लिए या मैच खेलने के लिए। इसका मैं डिप्लोमेटिक जवाब भी दे सकता हूं, लेकिन आपको पता है कि असद उमर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि मैं मिनिस्ट्री छोड़ रहा हूं, मुझे ऑफर किया प्राइम मिनिस्टर ने एनर्जी मिनिस्टर बनने की, लेकिन मैंने उन्हें कहा है कि मैं ज़रा रेस्ट करना चाहता हूं और एज मैंने आपके साथ और आखिरी फिक्रा बड़ा अहम था। उन्होंने कहा आज भी मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ही पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है वाहिद आदमी है, वाहिद लीडर है जो निकाल सकता है। अब आपने कहा 2-3 लोग, मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि एक ऑल ऑफ सडन ये चेंज हुई, रीशफलिंग हुई, कुछ हार्ड बर्निंग थोड़ी बहुत होती है, लेकिन एक बात आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ, कोई डिवीजन नहीं है,
सब इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। ये जो बातें की जा रही हैं, भाई एक बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी के अंदर ग्रुप्स भी होते हैं, इख्तिलाफ राय भी हो सकता है, लेकिन ये यकीन मान लीजिए कोई भी पार्टी तहरीक इंसाफ के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उनका लीडर और वोट भी इमरान खान को मिले हैं। इमरान खान ही जवाबदेह है बतौर प्राइम मिनिस्टर, इसलिए मेरा ख्याल नहीं कहता कि वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत अगर किसी को फील भी हुआ होगा, आप देखेंगे आने वाले दिनों में जिसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसको जहां खिलाया जाएगा, वो उनके इमरान खान साहब के साथ होगा। लेकिन अब ये बात है कि सब कसूरवार सिवाय कप्तान के, यानी अगर मैच हारते हैं तो जिम्मेदारी क्या सिर्फ खिलाड़ियों की है? कप्तान को सब माफ है, उसका कोई कसूर नहीं मैच हारने पर। देखिए मैच हारा नहीं ना, यही तो थोड़ा सा समझने में गलती हो रही है। मैच किसने हारा है? मैं फिर कह रहा हूँ कि मुश्किल हालात है इकानमी के हवाले से, मुश्किल हालात पर इकानमी डिस्टर्ब हो तो चीज़ें परेशान कौन होती हैं। ये आप मैच हारा हुआ समझते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर आज वो लोग जो हौली कौज कम से समझे जाते थे, जो मुकद्दस गाय समझे जाते थे, आज वो जवाबदेह हैं, कुछ जेलों में पड़े हैं, कुछ की अकाउंटेबिलिटी हो रही है। क्या आप इसको हारा हुआ पाकिस्तान समझते हैं? 175 नंबर से उसामा भाई करप्शन में आप 116वें नंबर पे आ गए हैं। PIA जो गुज़श्ता 20 सालों से खसारे में जा रहा था, कल आपने खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि वो ऑपरेशनल खसारे से निकल आया है। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस तरह तो तमाम ममालिक के लोग पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, IMF के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूँ कि हर आने वाला दिन, और वैसे भी 40 साल वाले लोग जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान का यहाँ पे खिलवाड़ किया उसकी इकानमी के साथ, अपने 4 बर्रे-ए-आज़मों के अंदर ये 40 साल वाले लोग तो वही तो काबीना में आ रहे हैं। बसरा साहब वही 40 तो आ रहे हैं, और वो पीपल्स पार्टी के लोग आ रहे हैं जो काबीना में आ रहे हैं, तो पूरी टीम तो फिर वही आ रही है, फिर पीपल्स पार्टी की सारी टीम खिला दें। देखें मैं इस पे भी, अब्दुल हफीज शेख साहब टेक्नोक्रेट हैं, वो एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं, ही इज़ अ फाइनेंस गाय। उन्होंने किस हुकूमत के साथ काम नहीं किया? उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ काम किया, उन्होंने नून लीग के साथ काम किया, उन्होंने मुशर्रफ के साथ काम किया, और हमारे पाकिस्तान के अंदर 4-5 लोग हैं जो फाइनेंस के हवाले से, शौकत तरीन साहब हों, वो भी अभी इसी टीम का जो टास्क फोर्स बनाई है वो इसका हिस्सा है अब्दुल हफीज शेख साहब के साथ। इसी तरह सलमान शाह साहब हैं, शौकत तरीन साहब होते थे, ये लोग तमाम के तमाम। बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब। लग यही रहा है कि ये खिलाड़ी भी अगर परफॉर्म ना कर सके फिर नए खिलाड़ी लाए जाएंगे। आजमाए हुए खिलाड़ी हैं तो ये कई म्यूजिकल चेयर्स ही ना चलती रहे 5 साल। अब एक और बात, वहां भी कुछ हो सकता है। जाग बुज़दार जाग, क्योंकि चौधरी निसार हलफ उठाने को हैं तैयार। पंजाब की पग उस्मान बुज़दार के सर से उतारने की खबरें गर्दिश में हैं। विफाक में तब्दीली के बाद हवा का रुख पंजाब की जानिब मुड़ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने वसीम अकरम प्लस को 2 रोज कबल वाज़ेह वार्निंग दे चुके हैं। इत्तलात ये हैं कि उस्मान बुज़दार के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए बजट तक का टाइम रह गया है, सिर्फ बजट तक का, वरना उनका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। उधर चौधरी निसार 8 माह बाद पंजाब असेंबली की रुकनीत का हलफ उठाने को तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक कल यानी सोमवार के रोज चौधरी निसार बतौर MPA हलफ उठा सकते हैं। वाक़िफ़ान हाल का कहना है कि वज़ारत आला के स्टेज पर पहुंचने के लिए चौधरी निसार असेंबली रुकनीत की सीढ़ी पर कदम रखने के लिए रजामंद हुए हैं। चौधरी निसार का तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा कौन है, ये अभी सीगा राज है। ये भी हो सकता है कि हवा का रुख देखने के लिए ये नाम सियासी बाजार में फ्लोट किया गया हो। ज़राए का दावा है कि पंजाब की सियासत में नई खिचड़ी पक रही है, जिसमें चक्री के चौधरी का गुजरात के चौधरी से राबता है और वो जल्द अपने साबिका यार खास शहबाज शरीफ से लंदन मुलाकात के लिए भी जा सकते हैं। चक्री का चौधरी किन चक्रों में है, सियासी पंडित इस खोज में घोड़े दौड़ा रहे हैं। पंजाब की पाक माजी में आरिफ नकई और मंजूर भट्टू के सरों पर सज चुकी है, जिनकी पार्टी नंबर गेम्स में बहुत हम देखते हैं कि वो लोग पीछे थे, लेकिन चौधरी निसार का मामला तो बहुत ही अजीब है। सवाल यह है कि क्या नून लीग के धुतकारे, पीपल्स पार्टी के फटकारे क्या होंगे PTI को प्यारे, या नून लीग के दरवाजे चौधरी निसार के लिए खुल गए हैं। मुशरितार डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने चौधरी निसार की PTI में शमूलियत या बतौर वज़ीर आला इनकी हिमायत को यकसर मुस्तरद कर दिया है, लेकिन जो हाल ही में हुआ उसके बाद तो हर बात पर यकीन नहीं किया जा सकता जो बात कही जाए। लेकिन आप सबको याद होगा कि इमरान खान साहब चौधरी निसार की हमेशा तारीफ़ करते रहे जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, धरना दे रहे थे तब भी। तो अभी पता लग जाएगा 1-2 दिन में क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
असद उमर वजीर खजाना थे तो लोग इसहाक डार की मिसालें दिया करते थे। अब वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख बने हैं। अब हालात ये होंगे कि अब्दुल हफीज शेख के कारनामे देखकर लोग असद उमर को याद करेंगे। विफाकी काबीना में तब्दीली के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी नई टीम को दो ही बड़े टारगेट दिए। पहला यह कि महंगाई कम करें, दूसरा है अवाम को रिलीफ दें। लेकिन अवाम की इत्तला के लिए अर्ज यह है कि वो रिलीफ को भूल जाएं, मजीद तकलीफ के लिए तैयार रहें। ज़राए की खबर है कि हुकूमत ने IMF से कर्ज के लिए मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए अगले माली साल में 600 अरब के नए टैक्स लगाने पर आमादगी का इजहार कर दिया है। मुर्शिद खजाना अगले बजट के स्ट्रेटजी पेपर में 30 अप्रैल को वफाकी काबीना के इजलास में इसको पेश करेंगे ताकि IMF के मुज़ाकरात को ट्रैक पर रखा जा सके। हुकूमत ने आलमी इदारे को टैक्स आमदन 1.7% बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है, जिसका मतलब है टैक्सों की भरमार। वज़ीर आज़म जो मर्जी कहें, अवाम को रिलीफ को तरजीहात में शामिल रखना अभी मुमकिन नहीं। सितम बालाए सितम देखिए, अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद पत्ता तक नहीं हिला। सेहत का वजीर भी बदल दिया गया लेकिन तब्दीली फिर नहीं आई। हुकूमत को इस हवाले से कोई बईद नहीं कि कल को कोई वजीर उठकर अवाम को अद्वियात से परहेज करने का मशवरा दे दे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह महंगाई का मुकाबला करने के लिए रोटी से परहेज के मशवरे दिए गए। और से हमें चलना पड़ेगा, 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा। कड़वा सच ये भी है कि मईशत की उलझी गुत्थी कप्तान से सुलझ रही है, ना इनकी तजर्बाकार टीम से, लेकिन मशवरे और दावे कमाल के किए जा रहे हैं। आपको बड़े वसूख से कहना चाहता हूं कि चंद हफ्तों में महंगाई तो हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन महंगाई के साथ आप कोई इंसेंटिव अगर कौम को देते हैं तो कौम उसको बर्दाश्त कर लेती है, मुश्किल वक्त भी बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि पाकिस्तान हमारी आवाम का है, हमारा नहीं, हमारी आवाम का है। मैं आपको बताऊं सर कि इतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, और स्पेशली आप स्टॉक से ले लें, इंडस्ट्री ले लें, ख़ास तौर पे जो मीडिया के मालिकान कह रहे हैं अपने लोगों को हमारे पर डाल के निकाल रहे हैं, उन सबको मैं कहता हूं कि इन सबको रोक लें। अच्छा, क्योंकि बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी। इतनी नौकरियां आपकी आने वाली, मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते। फैसल बावड़ा साहब जो कुछ कह रहे हैं ये कब होगा? अभी तो खबरें सिर्फ खतरनाक हैं मईशत के लिए। इसी बारे में हम बात करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये तब्दीली कब आएगी? अगर हम ये देखते हैं कि असम्बली मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल हो तो फ़ौरन मंजूर हो जाता है, लेकिन अवामी मफाद में कोई कानून साजी अभी तक नजर ही नहीं आ रही। मैंडेट लेके आई थी, हम सबसे पहले माशरती इंसाफ, फिर मुआशी इंसाफ, तालीमी इंसाफ और अदालती इंसाफ देने आए थे। और जहाँ तक कानून साजी का मामला है, आपको पता है अपोजिशन हमें कितना उन्होंने तंग करके रखा, पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे, फिर दीगर इश्यूज़ पे फिर कमेटीज़ नहीं बन सकी। तो अब जो असम्बली का इजलास आ रहा है 22 तारीख को, उम्मीद है कि उसमें अपोजिशन का रवैया मस्बत होगा और जो हमारे कानून साजी के इश्यूज़ हैं वो इंशाअल्लाह हल होंगे। जहाँ तक दीगर इश्यूज़ हैं माशरती और मुआशी और अदालती इंसाफ, उन पर भी तेज़ी से काम जारी है। तहरीक इंसाफ ये मैंडेट लेकर आई थी कि हमने ये सारे साहब देखिए, एक तो वो तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन वो चले कहते हैं जी बड़े मुश्किल सूरत हाल, वक्त लगेगा, लेकिन कुछ वादे तो बड़े आसान थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफ्ते में 1 दिन सवालात के जवाब देने का ऐलान किया था, लेकिन वो तो पार्लियामेंट में आते ही नहीं। अब फिर इस तरह का एक वादा हम सुन रहे हैं कि अब आया करेंगे। देखिए, वज़ीर आज़म का गिला ये है कि हमारी अपोजिशन उनको बात नहीं करने देती। जब इमरान खान साहब आते हैं वो आगे से शोर शराबा करते हैं, बोलने नहीं देते, बदतमीज़ी करते हैं, बिला वजह की बातें करते हैं। और मतलब वज़ीर आज़म साहब तो कल भी हमारी बात हो रही थी तो वो आना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने आके अगर अपनी हुकूमत से ही सवाल कराने हैं तो हम तो उनसे मिलते हैं। कैबिनेट्स की लातादाद मीटिंग होती हैं, हफ्तावार मीटिंग होती हैं। हम वज़ीर आज़म को लाना चाहते हैं ताकि अपोजिशन उनसे सवाल करे, अपोजिशन उनसे पूछे, लेकिन अपोजिशन का रवैया ये है, वो एक ही बात करते हैं, हमारे पे एहतसाब का ये जुल्म हो रहा है,
ये हम पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, नैब जो है वो ये ज्यादतियाँ कर रहा है, नैब का और इमरान खान साहब का गठजोड़ है, तो ये कोई सीरियस रवैया नहीं है। लिहाजा वो अपना काम मुल्क की खिदमत करने में लगे हुए, और जब अपोजिशन उनसे कोई बात करना चाहे, उनसे सवाल करना चाहे, तो बिल्कुल आने के लिए देखिए, एक तरफ अब अब्दुल आगे हैं तो कहा जा रहा है कि जी टारगेट ये है कि आवाम को रिलीफ दें, महंगाई कम करें, लेकिन खबर तो आ रही है कि 600 अरब के अभी और टैक्स लगाए जाएंगे IMF को खुश करने के लिए या उनकी शराइत पूरी करने के लिए। तो आवाम तो पहले ही पॉलिसियों से बिलबिला उठे हैं, और लेकिन विफाकी वजीर फैसल वाडा तो लाखों नौकरियों की बातें कर रहे थे, और चंद हफ्तों में अभी तो कई दिन गुजर भी गए हैं इस दावे को। देखें, इसका जवाब तो फैसल वाडा साहब दे सकते हैं। जो मैं आपको हुकूमत के तर्जुमान होने के नाते ये बताऊंगा कि दो बातें हैं। एक, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बहुत जल्दी उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू होने लगी है, लिहाजा एक वाकई एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपको रोज़गार खुलने के मौके हैं। और साथ साथ वाडा साहब शायद इसका इशारा उनका इस तरफ है कि शायद वो डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, तो उसमें रोज़गार के मौके हैं। और कुछ और भी एक बड़ी हम सारे एक तवक्को लगा के बैठे हैं कि शायद जो वो तेल की खबर है, वो तेल की खबर भी अगर पाकिस्तान के साहिल से तेल निकलता है तो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक खबर है। बाकी जहाँ तक आपने कहा कि लोग बिलबिला उठे हैं, उस हद तक ठीक है कि महंगाई का एक बड़ा ज़ोर है, लेकिन अभी भी ये महंगाई पीपल्स पार्टी और PMLN के पहले 8 महीनों 7 महीनों की महंगाई से कम है। लेकिन ये कोई जवाज़ नहीं है, हमें महंगाई का इशू है, और उसकी वजह वो खसारे हैं जो पिछली हुकूमत है। साहब, उम्मीदें हैं जिस तरह फैसल वाडा साहब दिला रहे हैं, जो आप बातें कर रहे हैं कि तेल निकल आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डैम शुरू हो जाएगा, लेकिन जो हकीकतें हैं वो बिल्कुल उलट हैं। अब दवाइयों की कीमतें बढ़ी, यानी वजीर को भी जाना पड़ा, उसको भी निकाल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद मामला हल नहीं हुआ, कीमतें वापस नहीं हुई, दवाइयाँ महंगी से महंगी हो गई। देखें, पहले आपने बात की डॉलर की, तो डॉलर पाकिस्तान के कवानीन और इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। स्टेट बैंक उसको मैनेज करता है, और स्टेट बैंक अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑटोनमस होता है। दूसरी बात आपने की, दवाइयों वाली बात परेशान कौन है, उसमें दो तरह की केसेस हैं। एक तरह की दवाइयाँ वो हैं जिसमें 9 से 15% उनकी कीमतें बढ़ी हैं, जो डिवैल्यूएशन का इफेक्ट, डॉलर का इफेक्ट हुआ, बिकॉज 85% दवाइयों का रॉ मटेरियल वहाँ से आता है। 263 दवाइयाँ वो हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने हार्डशिप केस किया था शायद खाकान अब्बासी साहब के दौर में, जिसमें उन फैक्ट्रियों को बंद होने से बचाने के लिए उनके रेट को ज़रा ज़्यादा रिवाइज़ करने का कहा था। और वो रेट्स जो हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हैं। जहाँ तक बाज़ दवा साज कंपनियों ने अपनी उस चीज़ को मिसयूज़ किया, उन पे 143 जो है वो कंपनियों दवाइयाँ जो है उनकी कंपनियों को सील कर दिया गया है, और बाकी भी एक्शन हो रहा है। आपने जो आपने पॉइंट रेज किए, उसमें इमरान खान साहब बिल्कुल इस चीज़ का एक्शन लेंगे, और हमारे जो ड्रैप है फिर भी टाइम दे रहे हैं लोग। अब देखते हैं कि काबीना में तो क्या असरात होते हैं। बहुत शुक्रिया सदाकत अली बासी साहब। दुनिया और ख़ास तौर पर हमारा खित्ता एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है। आज ईस्टर के त्यौहार पर श्रीलंका में होने वाले धमाकों ने दुनिया को हिला कर रख दिया। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में ईस्टर के मौके पर 3 गिरजाघरों और 4 होटलों समेत 8 धमाकों के नतीजे में 207 अफराद हलाक और 400 से ज़ायद जख्मी हो गए। इन खौफनाक धमाकों की दहशत से अमरीकी सदर ट्रंप इस हद तक बौखला गए कि सोशल मीडिया पर हलाक होने वाले अफराद की तादाद को 138 मिलियन यानी 13 करोड़ 8 लाख लिख दिया। उधर बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्दी की हालिया वाक़यात का ताना बाना ईरान से मिल रहा है। बलूचिस्तान के इलाके ओमाड़ा में दहशतगर्दी में मुलव्वस बलोच गिरोह को ईरान की सरजमीन से मदद मिली। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इनके पास मुसद्दिका इतला है कि इस वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्द ईरानी इलाके में हैं और बलोच गिरोह को ईरान की सरजमीन से मदद फराहम की गई। 18 अप्रैल को सरहद पार से 15 दहशतगर्द दाखिल हुए। दहशतगर्दों ने फ्रंटियर कोर की वर्दी पहन रखी थी। अफसोसनाक वाक़े में पाकिस्तान नेवी के 10, पाक फज़ाइया के 3 और कोस्ट गार्ड का एक मुलाजिम शहीद किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दहशतगर्दों का एक इत्तेहाद सामने आ चुका है और बलोच तंजीम BRA इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाक़े की तहकीकात और कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। ईरान के साथ 950 किलोमीटर सरहद पर बाड़ लगाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज ईरान पहुंचे हैं, जहां वो ईरानी सदर हसन रूहानी समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के तनाजुर में वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा ईरान इंतहाई अहमियत का हामिल है।
क्योंकि अगर दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करना है तो खित्ते के ममालिक को मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से। अमजद शुएब साहब, अब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बलूचिस्तान बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और पाकिस्तान ने वाज़े कहा है कि ईरान की सरजमीन से हो रही है, तो अब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कड़ियाँ अगर ईरान से मिल रही हैं तो सरहद पार दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पहले तो ईरान लगाता रहा, अब पाकिस्तान ईरान से शिकवा कर रहा है, तो फिर हल क्या है? ये तो एक दूसरे को कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये दूसरा वाक़या है जो पिछले चंद दिनों में हुआ। इससे पहले भी FC के 4 लोग जो हैं वो मारे गए थे और उसका भी जो ट्रेस किया हमने लिंकेज तो वो ईरान से ही। और अब ये दूसरा वाक़या हुआ है और ये बड़ा सीरियस किस्म का वाक़या हुआ है। इससे पहले ईरान में भी वाक़या हुआ था और उसमें 27 ईरानी मारे गए थे जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई। वो भी एक बड़ा ही अंदोनाक सीरियस वाक़या था। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ है। इसमें एक बड़ा ज़रूरी है कि दोनों मुल्क आपस में तावन करें। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तावन है आपका बॉर्डर मैनेजमेंट का, जो क्रॉसिंग हो रही हैं। और उसके अलावा अंदरून खाना भी हमें देखना होगा कि अगर हमारे यहाँ कोई ऐसे टेररिस्ट हैं जो जाके ईरान में करते हैं या ईरान में ऐसे हैं जो हमारे यहाँ करते हैं, जैसे अभी हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा कि वहाँ पे कैंप हैं, ट्रेनिंग कैंप हैं जिनकी लोकेशन वगैरह भी हमने बताई है ईरानियों को, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन करना ज़रूरी है। अगर ईरान मुखलिस है इस मामले में तो वो लाजमन एक्शन करेगा और फिर उसको इधर से भी उसी तरह तावन मिलेगा पाकिस्तान की तरफ से। हमारे यहाँ जो मसला है वो ये है कि ईरान ने अपनी साइड पे भारत को काफ़ी एक्सेस दी हुई है। मेरा अपना अंदाज़ा था कि जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई है ये ईरान में, जिसमें उनके 27 लोग मारे गए थे, इसमें जाहिदान का जो कौंसलेट है भारत का, उसका मुलव्वस होना किसी हद तक ये जो आप बात कर रहे हैं जनरल साहब, ये तो अगर इसको इस तरह से हम कहें कि अब जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे से चंद दिन पहले जो उन्होंने ईरान का कर रहे हैं, तो ये तो ऐसे जैसे सिफारती ताल्लुकात पर असरअंदाज होने के लिए या दोनों इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए किया गया है। मैं बिल्कुल पूरे वसूख से आपको कह सकता हूँ कि भारत की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि वो ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करे। वो जो आइसोलेशन की बात करते हैं उसमें कहीं तो वो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव अपना लॉन्च करते हैं और कहीं उनको ये सहूलत हासिल है कि वो टेररिज्म के ज़रिए ये काम कर सकें। चुनाचे वो अफ़गानिस्तान में भी ये काम करते रहे और अफ़गानिस्तान में क्योंकि उनका असर रसूख बहुत ज़्यादा है तो उल्टा अफ़गानियों से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी पाकिस्तान टेररिज्म करवा रहा है वहाँ पे। अब जो ईरान में वाक़या होता है उसका भी यही कहते हैं। तो भारत की कोशिश थी कि वो कहे कि जी पाकिस्तान के तीनों हमसाए पाकिस्तान से तंग हैं क्योंकि पाकिस्तान उनके मुल्कों में टेररिज्म करवाता है। भारत ये वाक़यात करवाने में उसका हाथ था। अब ये जो वाक़या वहाँ से हो रहा है ये बुनियादी तौर पे CPEC के ख़िलाफ़ है और आप देखेंगे कि इस वाक़े के ऊपर अमेरिका भी खामोश रहेगा, बरतानिया वगैरह किसी ने, क्या ये एक सीरियस वाक़या नहीं था जहाँ बसों से उतार के लोगों को उनके शनाख्ती कार्ड देख के मारा गया? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी का फ़र्ज़ नहीं था कि जिस तरह भारत में पुलवामा का वाक़या हुआ तो सारे चाय करके काएं खड़े हो गए और भारत के साथ आवाज़ मिला के तो इसकी करना शुरू कर दी इन्होंने। पाकिस्तान के लिए भी पाकिस्तान को आपका जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब आपने हमें वक्त दिया। अब इसका हल यही है कि दोनों ममालिक मिलकर, ईरान और पाकिस्तान मिलकर इसका हल निकालें। जिस तरह बाढ़ का कहा जा रहा है 950 किलोमीटर सरहद पर बाढ़ लगाने का, तो सिर्फ पाकिस्तान का काम नहीं होना चाहिए, ईरान को भी इसमें आगे आना चाहिए और दोनों को मिलकर ये काम मुकम्मल करना चाहिए। इससे इल्ज़ामात का सिलसिला भी ख़त्म होगा और दहशतगर्दी पर काबू पाने में भी बहुत मदद मिलेगी। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी जंग जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।